ब्रांड के तहत बिकने लगे गोंडा में, रिलायंस मार्ट में, चौपाल सागर में जी और विकास भवन के गेट नंबर 2 पर कैंटीन चलती है। तो जो लोग आते हैं देखते हैं और उनको अच्छा लगा। अच्छा, दूसरा हम सर सोशल मीडिया से भी जुड़े हैं, जी तो अपने जो उत्पाद होते हैं उसको फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर डालते रहते हैं। तो जो जो साथी डायरेक्ट हमसे जुड़ते हैं उनको हम डाक विभाग से और क्या नाम है कोरियर के माध्यम से जो है ऑल इंडिया सर्विस दे रहे हैं। और इसमें पूरे परिवार का योगदान रहता है और जो हमारे श्रमिक साथी हैं उनका भी योगदान रहता है। और दूसरा, इस समय सर हमारे गोंडा में जन शिक्षण संस्थान गोंडा है, उसके द्वारा 2.5 महीने का जो है एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हमको, मैडम को हमारे मिला हुआ है। जी तो जो अपने यहाँ काम होता है, हम सोचते हैं कि सबको ये अनुभव साझा होना चाहिए। जी तो 20 लड़कियां हैं, वो आती हैं और उनको हम सिखाने का काम करते हैं। जी और अच्छा लगता है कि जब ज्ञान का साझा हो समाज में, यही सब चल रहा है जी। और कुछ लोगों को तो आप मुफ्त में भेज देते हैं, साबुन, मोरिंगा, एलोवेरा जेल। जी जी सर, जी सर। जो अपने सर जानने वाले लोग हैं तो मेरा अंदर का मन करता है कि जो है सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। तो अपना जो क्षमता होता है उस हिसाब से सर कर रहे हैं। जी नहीं, ये आपकी बिजनेस टैक्टिस है कि जब आदमी को अच्छा लगेगा तो दोबारा जरूर मांगेगा। मैं इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हूँ, आपका एलोवेरा का साबुन जो है वाकई में बहुत अच्छा साबुन था। आपके मोरिंगा को भी मैंने यूज़ किया, एलोवेरा जेल आपने मुझे भेजा। जी हाँ, शिव कुमार मौर्य जी एक प्रगतिशील किसान हैं जो कि अपने खेत पर ही अपने प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करते हैं। आपने सुना कितने सारे काम वो कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं सर इतने सारे काम? जी शिव कुमार जी शायद मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। शिव कुमार जी कैसे मैनेज करते हैं आप? बहुत सारे जी जी सर, परिवार का सर सहयोग रहता है। ये बड़े भैया हैं जी, ये इधर जो है, नमस्कार नमस्कार। हाँ, खेती किसानी घर पर हाँ बोलो। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर। जी हाँ, शिव कुमार मौर्य जी से तो मुलाकात होती रहती है फेसबुक पर, अक्सर देखते रहते हैं इनकी पोस्ट। और आजकल सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप किसी की पोस्ट देखते रहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो सामने ही खड़े हैं, उनसे लगातार संपर्क में हम हैं। जी सर। तो सर घर का काम है, बड़े भैया भाभी और सब परिवार हम देखते हैं, कुछ श्रमिक साथी मैडम हमारे तो घर का ये सब देख लेते हैं। और हमने काम बांटा हुआ है और काम जो बाहर का जो है आना जाना वो हम देखते हैं, और अधिकारियों से मिलना है, तो ऐसे काम सब चलता रहता है। जी कितने समय? और मैडम है सर, इनसे थोड़ा बात कर लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार मैडम, कैसी हैं आप? बोलो। ठीक है सर, बस अपना बताइए सर, कैसे हैं आप? जी हम बिल्कुल ठीक है, आपसे बात करने के बाद और भी ज़्यादा ठीक है। कैसा लग रहा है आपको? आज आप एक बहुत बड़े कार्यक्रम में जुड़ी हैं, अखंड संवाद, जो कि आज एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है और कल 2 बजे से कार्यक्रम लगातार चल रहा है। एक के बाद एक लोग गेस्ट जुड़ रहे हैं, पूरे भारत के कुछ चुनिंदा लोगों को हमने इसमें जोड़ा है, ऐसे चुनिंदा लोग जिन्होंने कुछ कमाल कर दिखाया है। आप लोगों ने भी खेती में कमाल किया है, इसलिए आपको हम लोगों ने जोड़ा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ आज इस चैनल पर जुड़ने का मुझे। जी शिव कुमार मौर्य जी ने तो एक बार साबुन भेज दिया, उसके बाद भेजे नहीं इन्होंने एलोवेरा साबुन मुझे। फिर जी हाँ वाकई में एक किसान ही आपकी दोस्ती निभा सकता है। क्या आप आपका कोई दोस्त अगर ज्वेलर है तो उसे आप कह सकते हैं कि मुझे 1 तोला सोना भेज देना? नहीं बोल सकते, लेकिन किसान को हम कह सकते हैं कि आपके खेत के फल मुझे भेज दीजिएगा, आपकी कुछ जड़ी बूटियां मोरिंगा मुझे भेज दीजिएगा। जी हाँ, यही किसानों से दोस्ती के फायदे हैं। आप किसान से मिलने जाएंगे तो बिना कुछ कहे वो आपके साथ में कुछ सब्जियां बांध देंगे, कुछ फल बांध देंगे। बस यही किसान का दिल है, यही किसान का हृदय है, जिसे वो बाहर बेच भी सकता है परंतु वो कभी इतना नहीं सोचता। इसीलिए मैं किसान भाइयों के साथ हमेशा बना रहता हूं। शिव कुमार जी, बात इस समय चल रही है जैविक खेती की, प्राकृतिक खेती की, एक ऐसी खेती की जिसमें रसायन का प्रयोग ना हो। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी सर, ये बहुत ही अच्छा मुहिम है और हम अपने खेत में तो इसका प्रयोग कर ही रहे हैं कि लोगों को विषमुक्त अनाज और सब्जियां मिले, फल मिले, फूल मिले, जो भी हैं।
और इस मुहिम को हम आगे बढ़ाते हुए जो है अपना जो अनुभव है वो कॉलेजों में जाते हैं, जी। जब हमको समय लगता है तो अपनी बात को रखते हैं, बच्चों को बताते हैं कि बच्चे भविष्य के निर्माता हैं, जी और उनको ये बताते हैं कि हमारी जो मिट्टी है, धरती माँ है, इसका जो है स्वास्थ्य अच्छा हो और बढ़िया हो, ये हम कैसे कर सकते हैं। जी जो है हम उनको निरंतर जो है अपना फार्म दिखाते हैं जी और उनको बताते हैं कि आप अपने घर पर क्या नाम है जानवर पालिए और जानवर पालने से क्या क्या फायदे हैं, वो सारी बातें उनको हम बताते हैं और हम कर भी रहे हैं। उनको डिमांस्ट्रेशन भी दिखाते हैं कि कम से कम एक जो है आप गाय पालिए और एक जो है भैंस रखिए, उसका क्या होगा, जो गोबर होगा खेत में जाएगा, जी। जो दूध होगा आप पिएंगे, स्वस्थ रहेंगे, धरती माँ स्वस्थ रहेंगी। जी। तो अगर स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ आहार हमको मिलेगा, अब स्वस्थ आहार जब मिलेगा तो हम कुपोषण के शिकार नहीं होंगे, और ये सारी जब स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ दिमाग का वास होता है, अच्छा हम सोचेंगे अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। तो इसका असर हो रहा है धीरे धीरे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने मुद्दा उठाया है। और दूसरा ये है कि आजकल बच्चे, बुजुर्ग, युवा जो भी बीमार चल रहे हैं, जी, जी, उसका एक काम है कि हमने इतना रसायन डाल दिया जो है, उससे अब हमको मुक्ति लेना है। जी हमको खाद कैसे बनाना है, बर्मी खाद कैसे बनाना है, अपने आप केंचुआ कैसे आ जाएं, धरती के जो कीट पतंगे थे खत्म हो गए वो कैसे आ जाएं, क्योंकि बिना जीव जीवे नहीं, जीवे जीव आहार, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। तो इस समाज में सबका भूमिका है, को रिलेशन है, यही सारी चीजें हैं। शिव कुमार जी, क्या आपको कोई घाटा हुआ जैविक खेती करके या रसायन मुक्त, विष मुक्त खेती करके? नहीं सर, हमको तो कोई घाटा नहीं हुआ इससे, और इसको चाहने वालों की संख्या और बढ़ रही है, क्योंकि जहर कोई नहीं खाना चाहता। और हम अपनी बातों को जब लोगों को बताते हैं, अवेयरनेस करते हैं, तो लोग कहते हैं भैया हमको भी चाहिए जो है। और हमारे घर से ही लोग आ रहे हैं सर, जो फल है या सब्जी है, इतना डिमांड है, लोग घर से ही ले जाते हैं। दूसरा तो अपने यहाँ हम नर्सरी तैयार करते हैं, उसको लेने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है। कोई दिक्कत नहीं, अगर हम कोई काम ईमानदारी से करते हैं तो उसका रिजल्ट हमको जरूर मिलता है। ये सर जी, कोई उत्पादन में कोई कमी आई आपको, कि कितने साल से कर रहे हैं आप विषमुक्त खेती? ये सर पिछले जो है 10 सालों से कर रहे हैं। पहले तो रासायनिक खेती होती थी, फिर क्यों? लेकिन अब जब हमको जानकारी पता चला कृषि विभाग के द्वारा जी, और तब से जो है इस क्षेत्र में आए और हमको लाभ हो रहा है, और खुद स्वस्थ रहते हैं, दूसरों को भी स्वस्थ रहने की प्रेरणा देते हैं। क्या फायदा हुआ आपको? रसायन मुक्त करते थे तब क्या था, और अब विषमुक्त खेती करते हैं तब क्या है? पहले सर जो करते थे तो उपज तो बढ़िया मिलती थी, लेकिन जो है उसका स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता था जी, और तमाम प्रकार के रोग व्याधि घेरे रहते थे घर में भी, और जो ले जाते थे उनको कुछ ना कुछ जो है। और अब जो है हम बढ़िया से अपना पैदा कर रहे हैं, तो पहले लाभ जो है मतलब स्वास्थ्य का अच्छा हुआ और पैसा भी आया, इसका मतलब 2 पैसा ज्यादा मिलता है समझिए। और इसका हम प्रोसेसिंग करके जब मार्केटिंग और ब्रांडिंग करके बेचते हैं तो 3 से 4 गुना ये लाभ हो रहा है। ये ऐसा हमारा स्वयं का अनुभव है। चलिए शिव कुमार जी, और किसान जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम एक दिन जयपुर इनवाइट करेंगे, आपके साथ पूरी बात करेंगे। पूरा 1 घंटे का जो राम राम सा का हमारा कार्यक्रम है उसमें हम आपको इनवाइट करेंगे। कई दिन से मैं आपसे कह रहा हूं, परंतु कुछ बैठ नहीं रहा कि किस समय आपको बुलाया जाए, परंतु अब मेरा वादा है आपसे, बहुत जल्द मैं आपको जयपुर बुलाकर पूरे 1 घंटे के लिए आपके साथ बात करेंगे, वार्ता करेंगे। और यदि आप इन्वाइट करें तो मैं भी आपके वहाँ आ सकता हूँ, आपके पूरे परिवार से। जरूर जी, आपका स्वागत है सर हमारे उधर घर पर जो है, और बहुत बहुत स्वागत है परिवार की तरफ से। आइए और
बहुत बहुत स्वागत है सर, बड़ा धन्यवाद, और हम भी आएंगे जो है आपके वहाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी, अखंड संवाद में आप जुड़े हमारे साथ। जी हाँ, अखंड संवाद में ये थे शिव कुमार मौर्य, गोंडा यूपी से, जो कि जैविक खेती करके अपने आप को बहुत धन्य समझ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हाँ अब किसी को नुकसान नहीं होता। मुझे प्रोडक्शन पहले भी होता था, प्रोडक्शन अब भी उतना ही होता है, बल्कि अब मैं लोगों के खाने में जहर नहीं पहुँचा रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। पूरा परिवार इनका साथ में बैठा हुआ था और पूरा परिवार साथ बैठकर अखंड संवाद देख रहे हैं। ये कल रात को 2 बजे से इनका जब मैसेज आया तो उसके बाद हमने इन्हें जोड़ा, इस कार्यक्रम में हमारे साथ जोड़ा, शिव कुमार मौर्य जी को जोड़ा। जी हाँ, वाकई में जब इस तरह के लोग, इस तरह के किसान जब हमसे बात करते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमें हौसला देते हैं, हमें स्नेह देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ इन किसानों के लिए कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति का एक ना एक लक्ष्य होता है। मेरा लक्ष्य जो है वो है ऐसे किसानों को लेकर आना, मंच पर लेकर आना, ऐसे किसानों को प्लेटफॉर्म देना, ऐसे किसानों को एक ऐसा मंच देना जिससे कि वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि उन्होंने काम किया, धरती माता की सेवा की, इसलिए वो इस मंच पर आ पाए, इस स्क्रीन पे आ पाए, लोगों के सामने देख पाए, लोग इन्हें देख पाए। और जी हाँ, ये मेरी भी एक मुहिम है जिसमें मैं कहता हूँ कि हमारा असली सेलिब्रिटी हमारा किसान है। वो किसान जो कि वाकई में अपने खेतों में एक्शन करता है, वो किसान जो कि वाकई में अपने खेतों में रिस्क लेता है, वो किसान जो कि अपने खेतों में हमारे लिए धान बोता है, नंगे पांव जाता है। जब वो नंगे पांव जाता है तभी बासमती चावल हमारे घर आता है। जी हाँ, उसी किसान को जब लगातार मैं चाहता हूँ कि वो किसान सेलिब्रिटी बने, वो किसान सभी लोगों के सामने आए, हम लोग पहचान पाएँ उस किसान को कि कितनी मुश्किल से वो अन्न के दाने उगाता है, कितनी मुश्किल से वो कितने दिन तक लगकर उसके फसल तैयार होती है। और तैयार फसल पे जब कभी बरसात आ जाती है, जब कभी तूफान आ जाता है, जब कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी अनावृष्टि हो जाती है, तो वो फसल हमारी खराब हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद किसान अगले दिन फिर खड़ा होता है, अपने सिर पर अपना गमछा बांधता है और अगली बार की फसल के लिए फिर से तैयार हो जाता है। वो निराश नहीं होता, वो बिल्कुल भी उदास नहीं होता, वो इसको प्रकृति का खेल मानता है। जी हाँ, और इस समय पर हमारे साथ पोखरण जैसलमेर से दशरथ प्रसाद सागर इस समय पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार दशरथ जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सर। आप एक ऐसी मुहिम छेड़ी है जिसपे कृषि वैज्ञानिक है, किसान है और एंटरप्रेन्योर जो उद्योगपति हैं, वो तीनों एक जाजम पर बैठकर ये चर्चा करने के लिए विवश हैं कि अब आने वाली संतति, पीढ़ी या जनरेशन को हम क्या दे सकते हैं। जी, पिछले 20 घंटे से लगातार हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। 1 मिनट के लिए भी हमने इसे रोका नहीं है और 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं रहा कि कोई गेस्ट हमारे साथ ना रहा हो। लोगों का जो रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है वो वाकई में काबिले तारीफ है और इसी रेस्पॉन्स को देखते हुए हमें लगातार इस कार्यक्रम को में ऊर्जा मिल रही है आगे बढ़ के। जी हाँ, और जब आप जैसलमेर के रेतीले धोरों से सागर हमारे साथ जुड़ जाएं तो वाकई में बहुत शानदार कॉम्बिनेशन होता है। क्या चल रहा है सर पोखरण में? आप लगातार भेजते रहते हैं, अपनी खबरें भेजते रहते हैं, अपने इनोवेशंस भेजते रहते हैं, अपने किसानों की बातें भेजते रहते हैं। आज मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों को बताएं पोखरण पहुंचने के बाद क्या नया किया आपने। सर मैं आपको बता दूं, पोखरण है पूरे जैसलमेर है पूरे भारत देश का सबसे लोएस्ट रेनफॉल वाला एरिया है। 160 mm बारिश होती है जी पूरी साल में। मात्र 160 mm बारिश होना अपने आप में बहुत मिराकल है। बहुत ही परिस्थितियां बताती हैं कि बहुत हम यहाँ के लोग कितनी विषम परिस्थितियों में रह रहे हैं जी, अपना जीवन उपार्जन कर रहे हैं, इस तरह की है। और यदि हम बात करें पीछे की, मैं 11 साल गंगानगर में कृषि अनुसंधान केंद्र रह के आया, वहां से लगभग मेरे को 1 साल यहाँ पोखरण में हुआ है। मैं मानता हूँ बिल्कुल उल्टा हो गया। श्री गंगानगर में पानी की कोई कमी नहीं थी और अब पोखरण में पहुंच गए जहाँ पानी है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि किसानों की जो समस्या है उसका समस्या का अंतिम पड़ाव कृषि विज्ञान केंद्र होना चाहिए और है जी। तो ये सारी चीजें यदि हम थोड़ा सा पीछे और जाएं, यदि आपको याद है बठिंडा से बीकानेर की ट्रेन चलती है, उसका नाम कैंसर एक्सप्रेस है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज कम से कम चौथी बार इस ट्रेन का जिक्र इस कार्यक्रम में हो रहा है जी। कंटिन्यू कीजिए सर। वो ट्रेन वही गंगानगर और वहां से होकर गुजरती है, तो फिर मेरे को भी लगता है कि ये सारी परिस्थितियां बहुत विषम परिस्थितियां हैं। और वहां के एकदम पीछे थोड़ा और चला जाए कि जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय हमारी खाद्यान्न की स्थिति ठीक नहीं थी।
जी। उसको देखते हुए सरकार ने चाहा कि भाई कहीं ना कहीं मैक्सिमम हमको उत्पादन मिले, हमारी जो जनता है भूखी नहीं रहे और आत्मनिर्भर बने किसान। तो उनके लिए जो नई नई वैरायटियां हैं उनको लेके आए, और हमने जो पंजाब हरियाणा है यहाँ पे पानी है, बिजली है, और किसान बहुत इसका कामयाब है, अच्छा खुशहाल है वहां का, तो वो करने का इच्छुक है। तो वहां सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, और जैसा कि हमको पता है कि हरित क्रांति के लिए हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, ये वाले क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन किया गया जी। कंटिन्यूस यहाँ वही रूप में चलते गए, धीरे धीरे सरकार ने भी यहाँ रोका नहीं, इसलिए अंधाधुंध एग्रोकेमिकल की बारिश होती रही और खेतों में डालते रहे। कंडीशन ये आ गई, यदि पंजाब हरियाणा की तरफ जाते हैं तो नाइट्रोजीनस जो फर्टिलाइजर है वो जमीन में इतने घुल गए, यदि हम बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबी है, जन्म लेता है, उसको थोड़ा सा पानी पिलाते हैं तो न्यू बॉर्न ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है, जिसमें नाइट्रोजन के द्वारा होता है, उसका वो शिकार हो जाता है और इसके बाद वो बहुत ज्यादा जीवित नहीं रह पाता जी। तो किस तरीके से जो चैलेंजेस हैं जैसलमेर पोखरण में, जो पानी से संबंधित चैलेंजेस हैं, जो रेतीली मिट्टी से संबंधित चैलेंजेस हैं, कैसे कैसे फेस करते हैं उन सबको? उसके बावजूद भी किसान वहां पर कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। आपने एक गन्ने की खेती वाले किसान की कुछ खबर भेजी थी, आपने मुझे कुछ कटिंग भेजी थी, क्या था सर? मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ साथ दर्शकों को भी बताएं। हाँ बिल्कुल, ये है कि लोग कहते हैं कि जैसलमेर में कुछ नहीं होता और लोग सर्विस करने से यहाँ से डरते हैं, बोले काला पानी है जैसलमेर, वहां जाना भी नहीं चाहते, तो थोड़ी एक बुरी नजर से यहाँ पे देखते हैं। जब से मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे को तो बहुत ज्यादा बहुत अच्छा लगने लगा है कि मैं यहाँ विषम परिस्थिति में गंगानगर में अनुकूलित वातावरण में रहता था, यहाँ मेरे को फील्ड में किसानों के साथ बैठने में, उठने में बहुत ज्यादा मजा आता है, उनसे बात करने में, उनकी वहाँ वस्तुस्थिति वो क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या मैं कर सकता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी बन है। मैं उनके बीच में आराम से लगभग पूरे 24 घंटे ही मान लो आराम से फोन से ऑन ही रहता हूँ, फील्ड में लगभग 10 से लेके 5 बजे तक शाम को फील्ड में रहता हूँ। उनसे मैं बात करता हूँ, उनसे मैं पूछता हूँ भाई तुमको क्या दिक्कत है, तो वो यही कहते हैं कि सर हमारी पैदावार नहीं बढ़ रही, पानी की मेन यहाँ प्रॉब्लम है। पानी जैसा कि मैं बता चुका 160 mm बारिश होती है बारिश पे, और उसके बाद यहाँ पर इस चैलेंज को कैसे मीट आउट करते हैं, इस चुनौती को कैसे करते हैं? बिना पानी के तो किसान क्या करेगा? हाँ, तो वो है हमारे पास में लगभग अगस्त से बारिश चालू होती है, और जब वो मानसून आता है वो लगभग यहाँ का एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, या तो बारिश थोड़ी होगी या फिर खत्म हो जाती है, तो मानसून ड्रा कर लेते हैं। इसके बाद में जैसे जैसे ट्यूबवेल से सोर्स ऑफ इरिगेशन ट्यूबवेल है, और जहाँ ट्यूबवेल है वहाँ खारा पानी है, लवड़िया वहाँ कुछ होता नहीं है। इसके साथ में जैसे ही पानी आता है तो किसान क्या करते हैं, यहाँ पर खड़ीन एक बोलते हैं, खेतों में पानी इकट्ठा कर लेते हैं और उस पानी को अंदर खेतों के अंदर ही डाल के रखते हैं, और जैसे ही रबी सीजन चालू होता है तो वहां पर जैसे अभी चना है, गेहूं है, जीरा है, इसबगोल है, ये सारी क्रॉप यहाँ पे लगाते हैं। तो एक बार स्टोर कर लेते हैं पानी को, इसके बाद उससे खेती करते हैं। अभी वही खड़ीन से यहाँ पर गेहूं लिया जा रहा है, सरसों लिया जा रहा है, और जीरा ये कैश क्रॉप है, मसाला क्रॉप है, वो केवल इसी थार में ही होती है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, यही क्षेत्र में होती है, और सबसे ज्यादा लगभग उसी दाम है, 1 कुंटल के 30,000 पर कुंटल के हिसाब से मार्केट में बेचती है जी। तो किस तरह की ये है जी बोलिए। और इसके साथ में यहाँ किसानों ने ड्रिप इरिगेशन लगाया हुआ है जी, क्योंकि पानी भरपूर पानी है, ये पानी की पहले ही शॉर्टेज है यहाँ पे, तो उनको देते हुए हम रिकमेंड करते हैं, और सरकार भी इसको प्रोत्साहन कर रही है कि आप ड्रिप पे आइए, स्प्रिंकलर पे आइए। फ्लड इरिगेशन वैसे हमारे पास में है नहीं, फिर भी जिन पे होता है वो भी कम से कम यूज करने के लिए कह रही है। और चूंकि यहाँ पर कंडीशन एकदम टोटली एडवर्स है, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी, और हवा की रफ्तार लगभग 50 से 60 पर घंटे की चाल से यहाँ पे हवा की रफ्तार चलती है। तो जितना भी वो ट्रांसपिरेशन है, वाष्पोषण क्रिया है, पानी जैसे ही पड़ता है उसे वापस ले सूर्य की गर्मी से वो उड़ जाता है। तो इन परिस्थितियों में ये किसानों को कहते हैं वो ड्रिप पर आए या स्प्रिंकलर पर आए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर बात करें जैसलमेर की, तो अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के सबसे फेवरेट शहर अगर मेरा कोई है तो जैसलमेर है, जिसे मैं कहता हूं क्योंकि वहां मैं बार बार जाता हूं, बार बार पहुंचता रहता हूं, और वहां के पीले पीले मकान और काली काली सड़कें और हरे हरे पेड़, ये 3 कलर जब नजर आते हैं तो ऐसा लगता है कि इससे खूबसूरत दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। परंतु जब पता चलता है कि यहाँ पानी नहीं है, फसलें नहीं है, तब वाकई में थोड़ा सा मन दुखता है। लेकिन दशरथ सागर जी जैसे लोग जब वहां पर हैं, मौजूद हैं, तो
कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालते हैं। दशरथ जी, बाड़मेर की भी कमोबेश यही स्थिति थी, लेकिन वहां पर उन लोगों ने अनार पैदा कर लिया। क्या ऐसा कुछ संभव है जैसलमेर में? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे यहाँ हमारे जुडिक्शन एरिया है, बंदेवा गांव है, वहाँ किसान जैसे आप अनार वाला देख रहे हैं, गाय रम सुधार हैं, इनको हमारे पिछले 8 सालों से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हैं। और स्टार्टिंग में जैसे इन्होंने जैसे लगाए, उन्होंने अनार की भगवा किस्म लगा रखी है यहाँ पे बंदेवा में, और स्टार्टिंग में लगभग 1-2 सालों में कोई प्राइवेट कंपनी के चक्कर में पड़े तो उन्होंने पेस्टिसाइड करवाया, एग्रोकेमिकल से डलवाए, तो उनको फायदा मिलना बंद हो गया, वो नाराज हो गए। फिर इसके बाद हमारे पास में आए, कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में, हमने बोला आप केमिकल मत डालिए, एक बार आप जैविक या प्राकृतिक खेती की तरफ आराम से मुड़िए। तो उन्होंने ऐसे किया। अब उनको लगभग सालाना लगभग 100 से लेकर 150 पर केजी के हिसाब से वो अपना अनार है वो बेच रहे हैं यहाँ से। लगभग 3000 पौधे उन्होंने लगा रखे हैं अभी से जी, जैसा कि आप वीडियो में आप देख पा रहे हैं, वो लगा पा रहे हैं, और वो आत्मनिर्भर बन चुके हैं, और वो हमारे कनेक्टेड हैं हमारे साथ में। और जहां तक है, आगामी इस साल कहीं ना कहीं उनको आईसीआर से या कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की स्तर पर उनको सम्मानित किया जाएगा। और वो रुझान अब धीरे धीरे बाड़मेर से और इधर पोखरण, जैसलमेर, नाचन की तरफ बढ़ता चला रहा है। जैसे हम बात करें पानी की, पानी पंजाब से इंदिरा गांधी परियोजना के तहत गंगानगर, बीकानेर, देन इसके बाद में जैसलमेर का कुछ पार्ट है जिनको मोहनगढ़ है, नाचना है, रामगढ़ है, इन क्षेत्रों में नहर जारी है और यहाँ के किसान खुशहाल हैं। और जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं, गुलाब सिंह खिची नाम है उनका, उन्होंने गन्ना लगाया और वो नाचना वाली बेल्ट में लगाया, वहां पर उनके पास में प्रचुर मात्रा में पानी आता है। तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि जैसलमेर में कुछ नहीं हो सकता, तो वहां पर क्योंकि शुगर कैन है, गन्ना है, उसमें सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो गन्ना भी हो रहा है। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि अगर आप वहाँ पर हैं और एक स्मार्ट वैज्ञानिक वहाँ पर है, एक स्मार्ट कृषि अधिकारी वहाँ पर है, तो वाकई में किसी भी जगह पर कुछ भी किया जा सकता है। मैं ये बात अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा, या मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप सामने हैं, बल्कि मैं वाकई में कहना चाह रहा हूँ कि किसान को जब से विज्ञान का साथ मिला है, तब से वाकई में बहुत चमत्कार हुए। और वाकई में राजस्थान में कल आपने शायद देखा होगा, हमारे वाइस चांसलर साहब आए थे, बलराज सिंह जी, उन्होंने भी कल यही बताया कि पिछले दिनों में जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे जो रिसर्च करने वाले हैं, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, हमारे जो विश्वविद्यालय, उन्होंने वाकई में किसान के लिए बहुत काम किया है और उसका प्रतिफल अब देखने को मिल रहा है एक के बाद एक। जी हाँ, हमारे यहाँ परिस्थितियां हैं कि हम पानी हमारे पास कम है, उनका इसलिए थोड़ा सा गति धीमी हो सकती है, वरना अगर पूरे राजस्थान में अगर हम खेती करने लगे तो शायद पता नहीं कितने ही राज्यों को हम अपने यहाँ से गेहूं देने लगेंगे। जी दशरथ जी, आपको मैं ठीक है, आज तक हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं आप लोगों से आपसे बात करता रहा हूं और आपकी चीज़ों को अक्सर देखते रहे हैं। आप भी कुछ इसी तरह के जोश जुनून जज्बे वाले इंसान हैं, और पोखरण में शायद 1 साल हो गया आपको। हाँ, 1 साल हो गया। मैं दिसंबर 2023 को आया था और 24 और 25 लग गया जी। और तो कैसा रहा 1 साल, मतलब क्या वहाँ के लोगों के हिसाब से, वहाँ के जलवायु के हिसाब से कैसा रहा? जी, मैं आपको मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो मैं पहली बार यहाँ पर लगभग मई-जून में गया किसानों के पास में। फिर विजिट वहां पर गया तो वहां लोग आदर सत्कार करते हैं। देन इसके बाद में अंदर बुलाया, तो लोग खाना खिलाया, बोले सर खाना खाएंगे, ठीक खाएंगे। देखे तो मई-जून की गर्मी में मेरे को बाजरे की रोटी दी उन्होंने। यार बाजरे तो मैं नहीं खा पाऊंगा, होगा मेरे को गर्मी प्रोड्यूस करती है, और मैंने कहा मेरे पे झेलेगी नहीं इतनी गर्मी। तो उन्होंने कहा कि सर आप एक बार खा के देखिए जी। मैंने खाया और एक साथ में 3-4 रोटी खा लिया, अगले 3 दिन तक मेरे को भूख नहीं लगे। बिल्कुल सही बात है। सोगरा जो है वहाँ का बहुत फेमस है, और वाकई में वो जो बाजरे की रोटी का स्वाद वहाँ है वो और पूरे राजस्थान में कहीं भी नहीं है। वहाँ का जो बाजरा है, बाजरी शायद जिसे कहते हैं, वो बहुत जी हाँ बहुत स्पेशल है। और इस समय पर तो बाजरा ट्रेंड में आ गया है सर, मिलेट्स के नाम पर, श्री अन्न के नाम पे बाजरा ट्रेंड में आ गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। यहाँ का एग्रोकेमिकल्स बिल्कुल भी नहीं डालते, बाजरी केवल यहाँ पर केवल शुद्ध अपने लिए खाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। जी
जी बिल्कुल 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 सही बात है। पोखरण में बैठकर आप एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां परमाणु का परीक्षण हुआ था, एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जो कि जैसलमेर जाते टाइम रास्ते में आदमी जरूर रुकता है, एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां सड़क पर चमचम आप खा सकते हैं, एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर एक छोटा सा फोर्ट है जो कि बहुत खूबसूरत है। दशरथ जी, आप जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे किसान भाइयों को मदद कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। हम आपको सैल्यूट करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, इस अखंड संवाद में जुड़े। बात जैविक खेती की हो रही थी। जैसलमेर में तो शायद मेरे को लगता है सब कुछ वैसे जैविक ही होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा केमिकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ ज्यादा केमिकल डालते नहीं यहाँ पे जी। और यहाँ पे शुद्ध सात्विक खाने में विचार करते हैं यहाँ पे जी। और लोग लगभग 80-100 साल के बुजुर्ग भी यहाँ पर बैठे हुए देखने को मिल जाएंगे। जी। वो भेड़ चराते हुए मिल जाएंगे रास्ते में रोकते हुए। कहते हैं कि जो चीज आपको चैलेंज करती है वो आपको चेंज करती है। तो यहाँ के लिए पानी एक चैलेंज है। तो पानी के मुताबिक उन्होंने एक एक व्यक्ति सोचते हैं कि अरे गरीब गरीब नहीं है, वो 100 भेड़ लेके घूम रहा है, लगभग 10 लाख का माल तो वो रोड पे लेके घूम रहा है। ऐसी ऐसी कंडीशन है यहाँ पे सर। जी हाँ, बेरे खूब है लोगों के वहाँ पर, ऊँट खूब है लोगों के पास वहाँ पर। बिल्कुल सही बात है, वाकई में सही बात है। जब विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं तो वो लोगों को मजबूत बना देती है। जैसलमेर के लोग इस बात का सटीक उदाहरण है कि उन लोगों ने बारिश नहीं देखी, तेज गर्मी देखी है, तेज धूप देखी है, रेत देखी है, बालू देखी है, लेकिन उन सब के बावजूद वो लोग खुश रहते हैं। एक लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको बहुत आई होगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की राजस्थानी भी थोड़ी सी अलग है, वहाँ की मारवाड़ी भी थोड़ी अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्टिंग में मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई क्योंकि मैं देखो बीएससी मैंने आंध्र प्रदेश से की, वहाँ तेलुगु जानता था। फिर एमएससी हिसार हरियाणा से की, वहाँ हरियाणवी पंजाबी जानता था। इस बार दिल्ली में पीएचडी की, वहां से आके गंगानगर आया तो वहां थोड़ा सा अलग कल्चर था, अलग लैंग्वेज थी। इसके बाद यहाँ आया टोटली मेरे को समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं क्या है। मैंने भाई एक बार थोड़ा सा जो कहना चाहते हैं हिंदी में बोल दीजिए, तो हिंदी में बोल सकते मेरे को थोड़ा समझ में आता। धीरे धीरे मैं यहाँ के हिसाब से मैं अनुकूलित हुआ। और मैं बात करूं तो देखो जैसलमेर पूरा अभी दिसंबर के लास्ट वीक और जनवरी के फर्स्ट वीक में पूरा इंडिया के लोग यहाँ पर जैसलमेर में आए हुए थे अपना न्यू ईयर मनाने के लिए। ये देखिए पूरा रेगिस्तान है, पानी नहीं है, फिर भी पूरे देश को आकर्षित करने की क्षमता रखता है हमारे पास में। जी बिल्कुल, अगर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान में सबसे ज्यादा समय अगर कोई बिताता है या सबसे ज्यादा डेस्टिनेशन जो है तो वो जैसलमेर है। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, माउंटेन पूरे संसार में बहुत सारे मिलेंगे आपको, सी बीच पूरे संसार में बहुत सारे मिलेंगे आपको, हवेलियां पूरी जगह पे बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन डेजर्ट अगर कोई है ढंग का घूमने का तो वो केवल जैसलमेर के सम में है। पीले पीले जो मकान है तो वो केवल जैसलमेर के सम में है, इसलिए लोग यहाँ आकर्षित होते हैं। और जो सीजन होता है वो सीजन तो वाकई में बहुत खूबसूरत होता है, तब तो जैसलमेर की रौनक ही अलग होती है। जी बिल्कुल, ये एक कहते हैं ना पानी नहीं है फिर भी वहां के सब में एक जैसलमेर में एक तहसील है, सब में केवल रेत के धोरे हो रहे हैं। वहां को उन्होंने एग्रो टूरिज्म में कन्वर्ट कर दिया और वहां पर टेंट लगाया। उन्होंने टेंट लगाकर 31 दिसंबर और 1 जनवरी के आसपास उस टेंट की कीमत 30,000 पर टेंट के हिसाब से रखी उन्होंने। जी हाँ, और इतना डिमांड बावजूद में लोग पे कर रहे थे। ये देखिए एग्रो टूरिज्म में कन्वर्ट कर दिया पूरे सिस्टम को उन्होंने। जी लोग आ रहे हैं इसके बाद में, पानी नहीं है फिर भी लोगों का रुझान है, आना चाहिए। और अंतरराष्ट्रीय लगभग 100 से 150 लोग, 1000 से 2000 के बीच में यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। जी दशरथ जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे किसानों को जैविक खेती के बारे में? जैविक खेती एक बदलते समय की एक अनूठी, जो हम पहले स्टार्टिंग पे हम जैविक खेती पे चलते थे, इसके बीच में एक दौर आया, हम खाद्यान्न उत्पादन आत्मनिर्भर बनना चाह रहे थे। इसके बाद फिर वही दौर आ गया, हम उधर के जैविक की तरफ जा रहे हैं। पहले होता था यदि हम भूखे होते तो हमको चाहिए होती क्वांटिटी, हम क्वांटिटी खाएंगे। क्वांटिटी आ गई, हमारे पास पैसा आ गया, तब हम बोलते हैं हमको क्वालिटी चाहिए। अब क्वालिटी की आप कितने जितना भी फार्मर है वो बोलेगा कि मेरे को इतना बेचना है तो अगले खरीदार इतने में खरीदेगा। तो अब कहीं ना कहीं हमको जैविक के साथ में हमको आत्मनिर्भर बनना चाहिए, देन इसके साथ में हमको व्यापारी बनना चाहिए। जी किसान को सीधी सीधी व्यापारी बनेगा, एफपीओ के माध्यम से या अपनी बिजनेस कंपनी खोलेगा, कहीं ना कहीं उसको पैसा मिलेगा। और क्यों बीच में हमारे बीच में कोई आता था, कहते हैं ना बात करने से बात बनती है, बात ना करने से फिर बातें बनती है। तो वो ये हो रहा है। हाँ, जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में कोई बीच में आ रहा है ना, मिडिल मैन आ रहा है, वो सारा उसका जो फायदा है वो खाता जा रहा है और किसान वही की वही होता जा रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी बीच वाली कड़ी है
बिल्कुल थोड़ी सी ऐसा गैप कम हो जाए तो हमारा किसान आत्मनिर्भर और आमदनी उसकी बढ़ेगी और आत्मनिर्भर हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद दशरथ जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त निकाला, आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर की, जैसलमेर के एनवायरनमेंट के बारे में आपने हमसे बात की, जैविक खेती के बारे में आपने हमसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, अखंड संवाद एक इस तरह का संवाद है जिसमें हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। जी हाँ, बात बढ़ेगी, बात बनेगी, बात करने से ही बात बनेगी, बात करने से ही बात बढ़ेगी। और बात का बतंगड़ भी बन जाता है, लेकिन बात ना करो तो बात बिगड़ भी जाती है। बस इसी उद्देश्य को लेकर हमने अखंड संवाद किया। और एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि अगले 2 मिनट के बाद हमारे 20 घंटे, अगले 1 मिनट के बाद हम अपने 20 घंटे का सफर पूरा कर लेंगे और हमारे पास सिर्फ 4 घंटे बचेंगे इतिहास रचने के लिए। हमारे पास सिर्फ 4 घंटे बचेंगे, जबकि